गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एनटीटी पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन से आप क्या समझते हैं? इनके क्या कारण हैं? उन्हें दूर करने के उपाय दीजिए। तो पिछली क्लास में हमने अपव्यय और अवरोधन दो शब्दों की बात की थी। आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि अपव्यय और अवरोधन की समस्या जो है क्या है और इसके क्या कारण हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का संकल्प किया। इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अनेक राज्यों ने प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बनाए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने के कार्यक्रम व नीति निर्धारित की गई। परंतु संवैधानिक निर्देश तथा राज्यों द्वारा पारित अधिनियमों के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का प्रयास पूरा नहीं हो सका है। कोठारी आयोग ने इस कार्य को पूरा न हो पाने के लिए आवश्यक साधनों की अनुपलब्धता, अभिभावक की निरक्षरता व शिक्षा के प्रति उदासीन दृष्टिकोण का होना, लड़कियों की शिक्षा का विरोध, निर्धनता तथा जनसंख्या में विशाल वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया। तो जैसा कि संविधान में यह लिखा गया कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और राज्यों की सरकारों ने इसके लिए कानून भी बनाए, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अलग अलग नियम बनाए निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, लेकिन फिर भी उसको प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। और कोठारी आयोग ने इसकी कमियां बताई कि अभिभावक वो निरक्षर है, वो पढ़ाई के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, शिक्षा के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो उदासीन है, और एक हमारे समाज में जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध है, इस वजह से भी वो प्राथमिक शिक्षा के बीच में रुकावट पैदा हो रही है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा में अपव्यय अवरोधन की समस्या। आज शैक्षिक क्षेत्र में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे अनुशासनहीनता की समस्या, भाषा की समस्या, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या। ये सभी समस्याएं शैक्षिक प्रगति में बाधक सिद्ध हो रही है। अब हम सबसे पहले अपव्यय का अर्थ जानेंगे कि अपव्यय होता क्या है। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो अपव्यय का अर्थ है राज्य तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर व्यय किए जाने वाले धन का पूरी तरह से लाभ न उठा पाना। तो अपव्यय का साधारण अर्थ है कि व्यय हो जाना किसी चीज़ का, तो जो पैसा राज्य या अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है उसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब कोई छात्र किसी कारणवश अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही बीच में छोड़ देता है तो उसे अपव्यय में सम्मिलित किया जाता है। तो जो बच्चा बीच में ही पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता और बीच में ही स्कूल छोड़ देता है, तो उस वजह से जितना भी पैसा उनका खर्च किया गया था वो सारा क्या हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसे अपव्यय की श्रेणी में रखा गया है। अर्टांग समिति के अनुसार अपव्यय से हमारा तात्पर्य किसी भी स्थिति में शिक्षा पूरी किए बिना ही बालक को विद्यालय से टाले। मतलब मेन चीज़ ये है कि बच्चा जो पढ़ाई पूरी करने से पहले बीच में जो स्कूल छोड़ देता है उसे अपव्यय की श्रेणी में रखा जाता है, तो उस पर जो खर्चा किया गया। अब इसके कारण क्या क्या है वो देखते हैं। अपव्यय के किस कारण से अपव्यय हो रहा है। पहला मुख्य कारण है निर्धनता। भारत अन्य देशों की तुलना में अत्यंत निर्धन है। आज अत्यधिक महंगाई के कारण अधिकतर लोग अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में बालक धन कमाने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दें। तो पहला कारण है जो निर्धनता है। निर्धनता की वजह से, गरीबी की वजह से माँ बाप भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते और बच्चा भी क्या है, पैसे कमाने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और वो कोई ना कोई काम करने लग जाता है। दूसरा है अभिभावकों का अशिक्षित होना। तो दूसरा मेन कारण ये भी है कि अभिभावक अशिक्षित है, वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से भी वो बच्चे को बीच में ही स्कूल छुड़वा लेते हैं। अभिभावक अशिक्षित होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं तथा शिक्षा की जीवन में क्या उपयोगिता है इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए वे अपने बच्चों को बिना किसी कक्षा अथवा स्तर की शिक्षा पूर्ण कराए विद्यालय से हटा लेते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम का उपयुक्त न होना। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता के गुण का अभाव है। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है तथा इस स्तर का पाठ्यक्रम छात्र के जीवन से संबंधित नहीं है, अतः वह बालकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है और नए ही बालक उसमें रुचि लेते हैं। फलस्वरूप अधिकांश बालक पाठ्यक्रम से ऊब जाते हैं और पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।
तो अगला कारण है कि पाठ्यक्रम का उपयुक्त नहीं होना। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या थी कि पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है, जीवन से संबंधित नहीं है, उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस वजह से बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। चौथा कारण है प्रशासनिक कारण। विद्यालय प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण रखना है, परंतु आज विद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को अपने कर्तव्य तथा अधिकारों की कोई परवाह नहीं है। वे पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। आज विद्यालय को मिलने वाले अनुदानों का गलत उपयोग हो रहा है तथा परीक्षा प्रवेश आयु से संबंधित निर्धारित नियमों की अवहेलना की जा रही है, जिससे अपव्यय की समस्या बढ़ रही। तो एक अगला कारण एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न भी है कि इसका प्रशासनिक कारण भी है कि जो अधिकारी है, जो इसके लिए जिम्मेदार है, वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे। जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी। अगला कारण है कक्षाओं में बालकों की संख्या अधिक होना। तो अगला रीज़न ये भी है कि स्कूलों में बच्चों की कक्षा में संख्या ज़्यादा है, इस वजह से भी बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगला जो हमारा कारण है विद्यालय में शैक्षिक साधनों का अभाव। तो भारत में ऐसे अनेक विद्यालय हैं जिनमें शैक्षिक साधनों का अभाव है। शैक्षिक साधनों के अभाव में बालकों को समुचित शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, इसलिए आज बालकों की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है और वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगला कारण है योग्य शिक्षकों का अभाव। तो ये समस्या तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत में जो है वो विद्यालयों में योग्य शिक्षकों का अभाव है। अयोग्य व अप्रशिक्षित शिक्षक पाठ याद न करने पर अथवा थोड़ी सी उद्दंडता करने पर भी बालकों को कठोर दंड देते हैं, जिससे बालकों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं रहती और वह कोई भी छोटी सी समस्या उत्पन्न होने पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो बालकों को अयोग्य और अप्रशिक्षित शिक्षक होगा वो थोड़ी सी क्या है कि बच्चे की उद्दंडता पर उसे दंड सज़ा देता है, उस सज़ा से वो क्या पनिशमेंट मिलने से बच्चा स्कूल आना बंद कर देता है। अगला है विद्यालयों में स्थान का अभाव। आज भी भारत में अनेक ऐसे विद्यालय हैं जिनमें कक्षों तथा खेलों के मैदानों का अभाव है। ऐसे विद्यालयों में बालकों की बैठने के लिए तथा खेलने के लिए स्थान नहीं मिल पाता, फलस्वरूप अनेक बालक पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। अगला रीज़न हमारा है सामाजिक तथा आर्थिक रचना। भारत में सामाजिक तथा आर्थिक रचना इस प्रकार की है कि लोग अपने बच्चों को साधारण शिक्षा दिलवाने में विश्वास रखते हैं। गांव में आज भी यह धारणा बनी हुई है कि बालक को उतना ही पढ़ाना चाहिए जिससे उसको पढ़ना लिखना आ जाए। तो सामाजिक और आर्थिक कारण भी इसके पीछे हैं। अगला हम देखते हैं अवरोधन। अवरोधन का क्या अर्थ है? जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रहता है तो उसे अवरोधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। अब हम अवरोधन को देखते हैं कि अपव्यय तो हमने पढ़ लिया, अब हम अवरोधन पे बात करेंगे। अवरोधन क्या होती है? एक ही बालक एक कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा साल लगा देता है तो उसे अवरोधन की श्रेणी में रखा जाता है। हर्टांग समिति क्या कहती है इसके बारे में? अवरोधन से हमारा तात्पर्य छोटी कक्षाओं में बालकों को एक वर्ष से अधिक रखने से है कि छोटी कक्षा में बालक को एक वर्ष से ज़्यादा रखा जाता है तो इसे अवरोधन कहा जाता है। अवरोधन से बालक की क्षमता योग्यता तो व्यय होता ही है, साथ ही राष्ट्र के धन का भी दुरुपयोग होता है। तो बालक के समय का भी दुरुपयोग हो रहा है और राज्य सरकार या मतलब अभिभावकों के पैसे का भी व्यय हो रहा है। अब अवरोधन के कारण क्या क्या कारण है, किस वजह से अवरोधन की समस्या आती है? पहला कारण है अनुपयुक्त विद्यालय वातावरण। जो हमारे स्कूलों का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो उपयुक्त नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों का वातावरण दोषयुक्त होता है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के समय बालकों की आयु स्तर की अवहेलना की जाती है। फलस्वरूप नया प्रवेश लेने वाला बालक एक ही कक्षा में अनेक बार अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुसंगति से प्रभावित होते हैं, जिससे उनमें भी शिक्षा के प्रति रुचि नहीं रहती। तो किसी कक्षा में कोई बालक है वो एक से ज़्यादा बार अनुत्तीर्ण हो गया तो उसकी संगति का असर दूसरे बालकों पर भी पड़ता है और उनकी भी शिक्षा के प्रति रुचि नहीं रहती है। दूसरा है उपस्थिति के नियमों की अपेक्षा। प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले बालकों में नियमितता का अभ्यास डालना चाहिए, जिससे उन्हें कक्षा में बैठने की आदत पड़ जाए, परंतु इस बारे में शिक्षक तथा अभिभावक दोनों की उदासीन मनोवृत्ति दिखलाई पड़ती है। परिणाम स्वरूप बालकों में
विद्यालय से भागकर अन्य स्थानों पर घूमने फिरने और विद्यालय में जाने की आदत विकसित हो जाती है। अगला कारण है कक्षा में बालकों की संख्या अधिक होना। तो ये कारण अपव्यय में भी था और अवरोधन में भी था। अपव्यय में हमने पढ़ा कि कक्षा में बालकों की संख्या अधिक है, और अवरोधन में भी हम पढ़ रहे हैं। कक्षा में बालकों की संख्या अधिक होने से कक्षा में बैठने तथा पाठ को समझने में कठिनाई होती है। कक्षा में संख्या अधिक होने के कारण शिक्षक भी बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते। फलस्वरूप प्रतिवर्ष कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या में वृद्धि होती रहती। तब एक कक्षा में अगर बच्चे अधिक होंगे तो टीचर भी सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगा और बच्चे भी अच्छे से एक्सेप्ट उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या है कि बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और वही अनुत्तीर्ण होंगे तो वापस उसी क्लास में बैठेंगे और अवरोधन हो जाएगा। कम आयु में बालकों को पढ़ाना। कुछ अभिभावक अपने बालकों को 2 से 3 वर्ष की अवस्था में ही पढ़ने बैठा देते हैं, परंतु इस आयु में बालकों की बुद्धि अपरिपक्व होती है। फलस्वरूप वे प्राथमिक स्तर पर कठिन विषयों को नहीं समझ पाते और कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अगला कारण ये भी है कि छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेज देते हैं, और उस उम्र में उनकी जो बुद्धि है वो अपरिपक्व होती है, तो वो मतलब जो हार्ड चीज़ें उनको नहीं समझ पाते और फेल हो जाते हैं। अगला कारण है दोषयुक्त शिक्षा प्रणाली। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दिए बिना ही शिक्षा प्रदान करते हैं। कक्षा में प्रतिभा संपन्न मंद बुद्धि सभी प्रकार के बालक होते हैं। सभी को एक प्रकार की ही शिक्षा प्रदान की जाती है। फलस्वरूप मंद बुद्धि बालक भी पिछड़ जाते हैं, तब कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो अब अगला है जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वो थोड़ा हमारा डिफेक्टिव है। इसमें रीज़न क्या है कि जो मंदबुद्धि बालक है और जो प्रतिभाशाली बालक है उन सभी को एक ही विधि से पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या है कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो तो जल्दी किसी भी चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है वो नहीं सीख पाते और वो और ज़्यादा पिछड़ जाते हैं और फेल हो जाते हैं। अगला कारण है पाठ्यक्रम का कठिन होना। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम अत्यधिक कठिन है, परिणाम स्वरूप बालक विषयों को भली भांति नहीं समझ पाते हैं और अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। सातवां, अनुपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था। प्राथमिक स्तर पर नियुक्त शिक्षक अनुभवहीन तथा अप्रशिक्षित होते हैं। उन्हें मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान नहीं होता है, जिससे बालकों का न तो समुचित विकास होता है और न ही बालकों की पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। अगला कारण सामाजिक व धार्मिक कारण। आज भी हमारे समाज में छुआछूत, रूढ़िवादिता आदि कुरीतियाँ व्याप्त है। इसलिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बालकों को विद्यालय में निरादर किया जाता है, जिससे इन बालकों में हीन भावना का विकास होता है और परिणाम स्वरूप वे उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते और कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अपव्यय और अवरोधन को समझा और उन अपव्यय और अवरोधन के कारणों को हमने पढ़ा कि किस कारण से अपव्यय और अवरोधन की समस्या आ रही है। अब हम इसमें पढ़ेंगे अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या को दूर करने के उपाय। तो जो समस्या होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका समाधान किया जाएगा। हम देख लेते हैं एक एक करके कि क्या समाधान हमें करना चाहिए। पहला है प्राथमिक स्तर पर बालकों की उनके आयु स्तर के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए। तो बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग ही क्लास में बैठाया जाए। ऐसे नहीं है कि सीधा ही बैठा दिया सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, उनकी एज के अकॉर्डिंग ही उन्हें क्लास अलॉट की जानी चाहिए। सेकंड नंबर है शिक्षा पद्धति में तत्काल सुधार। तो एजुकेशन सिस्टम में हमें सुधार करने की ज़रूरत है। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति तथा प्रगति से सरकार को परिचित कराया जाए, सरकार को फीडबैक दी जाए कि क्या स्थिति चल रही है। चौथा, प्राथमिक विद्यालयों में योग्य प्रशिक्षित तथा अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। तो शिक्षक है वो मतलब अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगला, प्राथमिक विद्यालयों में योग्य प्रशिक्षित तथा अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उपस्थिति संबंधी नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। हाँ, कि जो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है उसको बुलाया जाए, उपस्थिति के नियमों का सही से पालन किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों को शारीरिक विकास के लिए खेलकूद की व्यवस्था की जाए। तो खेलकूद भी जरूरी है बच्चों के लिए, उसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। प्रत्येक गांव में जनसंख्या के अनुपात में ध्यान में रखकर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। बालकों के मनोरंजन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाया जाए। कक्षा में बालकों की संख्या कम की जाए, जिससे शिक्षक है जो प्रत्येक बालक का अच्छे से ध्यान रख सके, उसके कमियों को वो जान सके और उसके हिसाब से उसे
पढ़ाया जा सके। बालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए। प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे भी उनके अभिभावकों में भी शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो। प्रशासनिक स्तर पर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि प्राथमिक विद्यालयों की मॉनिटरिंग है वो अच्छे से की जा सके। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं, खेल के मैदान आदि की समुचित व्यवस्था की जाए। पाठ्यक्रम को व्यावहारिक तथा जीवन संबंधी बनाया जाए। विद्यालय के वातावरण को आकर्षक, स्वच्छ तथा रुचिपूर्ण बनाया जाए। आवश्यक शैक्षिक साधनों की उपलब्ध करवाया जाए और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए सरल मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाए कि जो टीचिंग मेथड है वो क्या होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक विधियों का यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से किसी भी चीज़ को सीख सकें। अब कोठारी कमीशन ने अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। तो कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव दिए? सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को समरूपता प्रदान की जाए कि सभी राज्यों में है वो एक जैसी प्राथमिक शिक्षा हो, अलग अलग रूल नहीं होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन तथा निर्देशन की सुविधाएं सुलभ कराई जाए। प्रथम कक्षा की पढ़ाई समाप्त होने पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा को समाप्त किया जाए कि परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए कक्षा की पढ़ाई समाप्त होने पर। 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए साक्षरता कक्षाएं प्रारंभ की जाए। समाज में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया जाए। प्रथम कक्षा को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए। प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए स्थानीय कर लगाया जाए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल या उसके समकक्ष हो तथा उसके ने 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया।